नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल में रैली कर रहे थे, तो अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के भीतर रैली कर रहे थे। और आखिरी चरण है, 7वें चरण का अ, चुनाव 1 तारीख को आखिरी दिन होगा और आखिरी दिन होगा कल 30 तारीख को प्रचार का। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जी का आखिरी रैली। प्रधानमंत्री जी जो बंगाल में जो अपने भाषणों के दौरान बोला, उसका मायने क्या है, उसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा 4 जून को जो लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आएंगे, उस परिणाम आने के बाद 6 महीने के भीतर देश में भूचाल आ जाएगा। एक भी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी जड़ें वंशवाद में, वो बचेगा नहीं, समाप्त हो जाएगा। बाद में उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता थक जाएंगे, कार्यकर्ता चले जाएंगे, ऐसे वैसे वैसे तमाम सारी बातें। कुल मिलाकर के अगर बात करें उनके भाषणों का, जो कांग्रेस की तरफ, ममता बनर्जी की तरफ, अखिलेश यादव की तरफ, स्टालिन की तरफ, लालू परिवार की तरफ, यानी तेजस्वी यादव, यानी इंडिया गठबंधन के हर घटक दल के अंदर उनका आरोप था। इनका मायने मतलब क्या निकलता है? पहले प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य की पूरी बात करनी। जब मैं उसको खंडन करने की प्रयास कर रहा हूं, तो उसमें प्रधानमंत्री जी अगर ये कहते हैं कि वो 370 पार सीटें उन्हें मिल जाएगी, बीजेपी को कांग्रेस 40 सीटें भी नहीं ले पाएगी और समाजवादी पार्टी को 4 भी नहीं आएगा, इस तरह के जो शब्द, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो जिससे कहा कि भारत के संविधान के भीतर एक मूलभूत रूप से बदलाव, जो नया संविधान बनेगा, वो एक राष्ट्र, एक चुनाव, एक पार्टी, कुछ इस अंदाज में होगा। पॉलिटिकल पार्टी कैसे होने चाहिए, इसकी नई परिभाषाएं होगी, जिस परिभाषा में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी जगह पाने में असमर्थ हो रहेगी। ये एक्चुअल ऐसा होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आगे कह गए, यानी कुछ लिपते पोते कहेगी कार्यकर्ता थक जाएंगे, वो उनको भी समझ आ जाएगा कि इस देश को किस दिशा में लोग लेके जा रहे हैं। सवाल कार्यकर्ता का थकने भर का नहीं, राजकीय दल सालों सत्ता से बाहर रहने के बाद उसका वजूद कायम रहता है। सालों से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नहीं है, सालों से ओडिशा में कांग्रेस नहीं है सत्ता में, सालों से भारतीय जनता पार्टी ओडिशा में नहीं, सालों से भारतीय जनता पार्टी बंगाल में नहीं है, लेकिन उनके कार्यकर्ता तब भी जीवित है। भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के भीतर जब देश आजाद हुआ तब से नहीं है, केरल में जब से देश आजाद हुआ तब से नहीं हो सकता, लेकिन आज भी पार्टी का संगठन वहां है, आज भी पार्टी का कार्यकर्ता वहां मौजूद है। जो लोग किसी एक विचारधारा पर विश्वास करते हैं, वो लोग पार्टी खत्म नहीं होने देते। यही भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सांसदों से को लेकर के संसद भवन में, 2 सांसद ही केवल चुनाव जीत करके संसद भवन पहुंचे थे, पार्लियामेंट बीजेपी के। लेकिन इसके बाद कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा कि लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं, लगातार हम हारते जा रहे हैं, पराजित होते जा रहे हैं, इसलिए कि हमारी पार्टी की विचारधारा जो है देश को कहीं और ले जाना चाहती, जो देश नहीं चाहता है। अगर ऐसा बीजेपी का कार्यकर्ता सोचता तो जनसंघ कभी जन्म नहीं लेता, ऐसा होता तो कभी बीजेपी जन्म नहीं लेती। कांग्रेस लगातार अगर सत्ता में 60 साल तक रही है, तो तमाम विरोधी पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस का विरोध करती थी, उनका वजूद भी बचा रहा, क्योंकि उनके कार्यकर्ता बचे रहे। हाँ, नरेंद्र मोदी जी ऐसा सोचते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब 2014 से प्रधानमंत्री बने देश के, और अमित शाह जी ने पार्टी की बागडोर जब अपने हाथ में संभाली, तब से अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोनों की जुगलबंदी ने भारतीय जनता पार्टी को, यानी बीजेपी को, कहते हैं ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिया है, यानी चाल चरित्र वाली पार्टी को समाप्त कर दिया। फिर बीजेपी की सरकार नहीं, वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो गई। सरकार की गारंटी नहीं, वो नरेंद्र मोदी की गारंटी हो गई।
मोदी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो कद्दावर नेता थे, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने सालों तक सत्ता पक्ष नहीं देख पाया, विपक्ष में बैठ करके पार्टी को जिंदा रखा, आज भी वो डंडे खाने के लिए मजबूर है। क्योंकि तब जिन्होंने डंडे बरसाए थे वो आज बीजेपी के साथ मिलकर वो सत्ता में है, और बीजेपी के कार्यकर्ता आज भी वही। इसके बावजूद भी वो पार्टी को छोड़ कर नहीं जाएगा। वो हतोत्साहित है, वो मतदान के लिए घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन ऐसे में वो पार्टी के खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं। ये पार्टी का कार्यकर्ता होता है। मोदी जी जब ये बात बोलते हैं कि कार्यकर्ता थक जाएगा, कार्यकर्ता कभी थकता नहीं, नेता थक जाते हैं। प्रधानमंत्री जी शायद थक चुके हैं। कार्यकर्ता और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जिंदा रखता है। बीजेपी का वही कार्यकर्ता है जिसने अथक 60 सालों तक लगातार संघर्ष करते हुए, जनसंघ में रहते हुए, बीजेपी के नेतृत्व करते हुए लगातार अपनी विचारधारा को और अपने आप को जीवित रखा। तब जाकर के पीएम मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बन पाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्यकर्ता को काफी कमजोर आंक रहे। कांग्रेस सत्ता में नहीं है लेकिन कार्यकर्ता है। यही कार्यकर्ता कहता है, जब हुजूम आता है राहुल गांधी के सभा के भीतर और प्रधानमंत्री की सभा में कुर्सियां खाली रह जाती है। यही डिफरेंस होता है कार्यकर्ता होने में और कार्यकर्ता घर बैठने में। प्रधानमंत्री का जो कहना था 6 महीने बाद जो भूचाल आएगा, वो भूचाल जरूर आएगा। जब इस देश में संविधान बदला जाएगा तो भूचाल आएगा। नए संविधान के अंतर्गत राजनीतिक दलों का यानी पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन ही कुछ ऐसा होगा जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर ही नहीं हो पाएगा। और प्रधानमंत्री जी को अगर इतना परिवारवाद से परेशानी है, दिक्कत है, तो प्रधानमंत्री जी का ये वंशवाद वाली पार्टी वाली वक्तव्य, तो क्या अपना दल भी जाएगी जो प्रधानमंत्री जी के साथ है? मतलब कई ऐसे पार्टी जो उनके साथ भी परिवारवाद की पार्टी है। और खुद बीजेपी के भीतर भी ऐसे कई जो परिवारवाद वाली नेता है। एक नाथ शिंदे के बाद एक नाथ शिंदे के बेटा पार्टी का बागडोर नहीं संभालेगा कि वो परिवारवाद में। उद्धव ठाकरे इतना साल तक साथ में थे तो परिवारवाद नहीं था। अकाली दल साथ में था तो परिवारवाद नहीं था। यानी मोदी जी दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के भीतर जिस सरकार के जिस पार्टी के साथ गठबंधन किया, टीडीपी, वो भी परिवारवाद की ही पार्टी। ससुर ने दामाद के लिए पार्टी बनाई, फिर दामाद ने ही ससुर को वही किया जो अडवाणी जी का असर हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने जो अडवाणी जी का असर किया वो भी परिवारवाद ही पार्टी। जिस पॉलिटिकल पार्टी तक कर्नाटक में गठबंधन है, जिस पार्टी के वंशवाद की ही पार्टी है, वो देवगौड़ा के बेटा, पोता, दादा सब चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हारते हैं, और मोदी जी उनके लिए वोट मांगते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का एक चेहरा कर्नाटक में अलग होता है, आंध्र प्रदेश में अलग होता है, उत्तर प्रदेश में कुछ और होता है, बिहार में कुछ और होता है, बंगाल में कुछ और होता है। उत्तर प्रदेश में जब परिवारवाद बोलते हैं तो अखिलेश पे कटाक्ष करते हैं, लेकिन अपना दल भी परिवारवाद है। नहीं, मीठा मीठा गप करते हैं भैया, कभी करवा करवा बात करते हैं। देश के लोग इतना मूर्ख भी नहीं, क्यों नहीं समझता है। अगर परिवारवाद के खिलाफ वो बोल रहे हैं तो मोदी जी के साथ या फिर एनडीए के साथ जो तमाम लोग हैं, छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी जो परिवारवाद से ही जन्म ली हुई है उसकी, उन पार्टियों को भी प्रधानमंत्री उसको ठीक से निकाल कर फेंक दे। इस पर भी तो विचार उनको करना पड़ेगा। क्योंकि यदि तो थोड़े से अंतराल से अगर मोदी जी वापस लौटते हैं तो, और बहुत मेजोरिटी के साथ अगर वापस आते हैं तो फिर नया संविधान आएगा और तमाम छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये बात अलग है कि बिना रजिस्ट्रेशन के भी वो हमेशा एक ताकत के तौर पे विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि ताकत मरते नहीं, कानून पाबंदी लगाते हैं लेकिन दिमाग से विचार नहीं जाता। यही कारण है कि वामपंथी दलों का समाप्त कई जगह से वजूद समाप्त होने के बावजूद भी वामपंथी दलों की विचारधारा वाले लोग आज भी शामिल है, जिसको आप टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, लेकिन विचारधारा तो है, वो तो समाप्त नहीं हुआ। एक तरफ अमित शाह जी ने आज ही, क्योंकि प्रधानमंत्री जी दक्षिण 24 परगना में अंतिम बार पश्चिम बंगाल में रैली कर रहे थे, अपनी चुनावी सभा कर रहे थे। इस प्रोग्राम में जब
रैली होती है तो आसपास के जो है डायमंड हार्बर, मथुरापुर, जयनगर, सभी की कैंडिडेट, सभी उम्मीदवार वहाँ थे और तीन चार लोकसभा से मिल करके सारे मतलब सभी को कर रहे थे। और हमेशा की तरह वो ममता तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। ममता बांग्लादेश को घुसने देती है, यहाँ से बात है, इस तरह की बातें कि ममता बनर्जी का राज्य बॉर्डर पे, यदि घुसपैठिया अगर घुस जाते हैं तो बॉर्डर्स, देश के जितने भी सरहदें हैं उस पर निगरानी केंद्र सरकार की होती है। अगर उसमें से भी घुसपैठिया अगर अंदर आते हैं तो एक केंद्र सरकार की गलत रणनीति के कारण होता है या भ्रष्ट अधिकारियों के उन्हीं के आचरण के कारण घुसपैठिया घुसते हैं। इसमें ममता बनर्जी का दोष है। अगर घुसपैठिया आती हैं, अगर ममता बनर्जी का दोष है तो फिर गुजरात जो प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है, वहाँ जो रोज ट्रक के ट्रक पकड़े जाते हैं, तो क्या राज्य सरकार वो ट्रक स्मगलिंग करे, यानी ट्रक नहीं, ड्रग्स इस तरह के, तो ये सरासर है। इस पर कभी अलग चर्चा करेंगे। लेकिन मोदी जी जो कर रहे हैं, आप जरूर लिखिएगा इसके बारे में।